रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर मोटिवेशनल स्पीकर एजुकेशनल कंसल्टेंट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रेडियो शो जिंदगी जिंदाबाद में। दोस्तों, आज सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई देना चाहूंगा। हालांकि यह वीडियो आपके पास कुछ दिन लेट पहुंचेगा, लेकिन यकीन मानिएगा दोस्तों, इससे अच्छा वीडियो गुरु पूर्णिमा पे मैं आपको दे नहीं सकता था। दोस्तों, मैं एक 2007 में ऐसे द्वंद से गुजर रहा था कि जीवन में क्या किया जाए, और मैंने जो निर्णय लिया था उस दौरान, उस निर्णय की वजह से लोग आज तक मुझसे वही सवाल पूछते हैं जो 2007 में पूछा गया था। जी हां, मुझसे कहा जाता है, आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपने अपना चलता हुआ कंप्यूटर का व्यवसाय अचानक से बंद कर दिया था। तो सब 20 वर्षों तक मैंने कंप्यूटर की फील्ड में काम करा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि मैंने अचानक से व्यवसाय को बंद करने का निर्णय ले लिया। जी हां दोस्तों, मैं अक्सर उसका बड़ा एक सिंगल लाइन में जवाब देता हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया था। लोग मुझसे अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्या कहा था उन्होंने? तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से शेयर करता हूं कि उन्होंने मुझे क्या बताया था। दोस्तों, 2007 में मैं एक जब द्वंद की स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि व्यवसाय में कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि मैं कुछ परिवर्तन और कुछ अतिरिक्त आमदनी के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसी दौरान मेरा परिवार 2 हिस्सों में बटा हुआ था। मेरी पत्नी अपने जॉब की वजह से पुणे में थी, बिटिया उसके साथ रहती थी, और मेरे मन में एक विचार चलता था, या तो उसको वापस से उज्जैन बुला लूं या किसी प्रकार मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। पर चूंकि अकेला उज्जैन में था, तो मैंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना अतिरिक्त आमदनी के लिए कुछ अतिरिक्त काम और कर लिया जाए। तो मैंने मेरे मित्र भूषण जी के कहने पर एक बिजनेस में काम करना शुरू करा। यह कार्य था इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना। नेटवर्किंग पर आधारित यह बिजनेस था दोस्तों। मैंने उसमें काम करना शुरू करा। अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन अचानक से भूषण जी मेरे पास आए, बोले मैं आपको एक ट्रेनिंग अटेंड करने की राय देता हूं, और यह ट्रेनिंग ऐसी है जो आपका जीवन बदल सकती है। मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सब ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है, और मेरा काम तो ठीक चल ही रहा था। पर फिर भी उनको मना नहीं कर पाया। अनमने मन से कुछ मुश्किल में देखते हुए राजी नहीं था, पर दोस्त की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए फीस भर दी और ट्रेनिंग अटेंड करने पहुंच गया। दोस्तों, जल्दी ही वो दिन भी आ गया जिस दिन वह ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग अटेंड करने जब बैठा दोस्तों, तो थोड़ी ही देर में मैं खो चुका था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर आज मैं इसे अटेंड नहीं करता तो जीवन का सबसे खतरनाक निर्णय लेता। दोस्तों, उस ट्रेनिंग के दौरान मैंने हजारों बातें सीखना शुरू करी, और इस दुविधा से धीरे धीरे मन में कुछ ऐसे विचार आने लगे थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं उन चीजों को सोचने लगा हूं, उन चीजों को पाने लगा हूं जो सोच के मैं यहां बैठा था। उस दिन दोस्तों, मैंने अपनी प्रतिभा को पहचाना, लक्ष्य के महत्व को समझा, निर्णय को किस तरीके से लेना चाहिए, निर्णय के टालने का अर्थ क्या हो सकता है, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी बातें दोस्तों मैं उस दिन सीख रहा था। और उस दिन मुझे सबसे बड़ी बात जो समझ में आई थी, एक ही सिंगल सा सेंटेंस था जो आज तक मेरे जीवन को टच करता है, सफलता प्रतिभा की अपेक्षा दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, खैर मैं ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ता गया। आधी ट्रेनिंग होते होते मुझे यह समझ में आने लगा था कि अपने कंप्यूटर के व्यवसाय को बंद करके मैं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए नई फील्ड में काम कर सकता हूं। जी हां दोस्तों, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र 36 वर्ष थी, और 36 वर्ष की उम्र में यह निर्णय लेना कि 20 साल से चलते हुए बिजनेस को बंद कर देना आसान नहीं था। कुछ बातें बस मन में घूम रही थी, जैसे अगर मैंने अब भी रिस्क नहीं लिया, मतलब अपने बिजनेस को बंद करके अपनी प्रतिभा को पहचान के अगर उस क्षेत्र में काम नहीं करा, इस बात का अगर रिस्क लिया, तो शायद यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और निर्णय लेने के मौकों को टालना या निर्णय ना लेना, डिले करना, यह भी एक निर्णय है। यह ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने सीखा था। लेकिन मन के किसी कोने में एक अनजाना सा डर दोस्तों बैठा हुआ था, और वो डर इस बात का था कि कभी नए व्यवसाय में सफल नहीं हो पाया तो। अक्सर ये तो हमें बहुत परेशान करता है, और यही तो मेरे अंदर भी था। लेकिन दूसरे ही पल मन में एक विचार आया, हम सब इस दुनिया में अद्वितीय क्षमताओं के साथ आते हैं, और राजेश सर ने मुझे यही तो समझाया था उस दिन वर्कशॉप में। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं स्वयं
अपनी क्षमताओं पे, अपनी योग्यताओं पे विश्वास नहीं करूंगा तो दुनिया को उस चीज पे कैसे विश्वास दिला पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज है मुझे खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब मैं अपनी क्षमताओं के साथ, अपने सोच के साथ, जो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ जब कार्य करके सफल होता हूं तो ये मुझे सफलता के साथ साथ मानसिक सुख और शांति का एहसास भी कराता है। खैर, दोहराए पर ज्यादा उलझते हुए सोचने की जगह मैंने मेरे गुरु राजेश सर से ही सलाह लेने के बारे में सोचा और जल्दी ही लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक में मैं सर के पास पहुंचा और एक छोटा सा उनसे प्रश्न करा, सर मैं क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? सर ने बड़ा सपाट सा उत्तर दिया, अभी आपके लिए भी ये लंच टाइम है, मेरे लिए भी लंच टाइम है, लंच खत्म होने दीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा उस राउंड में जैसे सब लोग प्रश्न पूछेंगे उसी वक्त आप भी पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरे लिए इंतजार करना मुश्किल था क्योंकि मैं निर्णय लेने के एकदम करीब खड़ा हुआ था। दोस्तों, मैंने जो आयोजक थे उनकी मदद से सर के लिए भोजन का प्रबंध करने का निर्णय लिया और मैं भोजन लेके सर के रूम पर पहुंच गया। सर आश्चर्यचकित थे। सर ने मुझसे प्रश्न करा, क्या आपने ये कार्य क्यों करा? मैंने, सर मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं आपके लिए भोजन का अरेंजमेंट करके यहां तक आ पाया हूं। खैर, सर ने भोजन को देखा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। मुझसे उन्होंने बोला कि आपने भोजन कर लिया क्या? मैंने, नहीं सर। तो उन्होंने कहा चलो आ जाइए, आप भी यहीं बैठ जाइए। मैंने मूक स्वीकृति दे दी क्योंकि मैं सर के साथ थोड़ा समय और बिताने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। और दोस्तों, यही मौका मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। लंच खाया हम लोगों ने। लंच के बाद सर ने अचानक से मुझसे वही बात कर ली कि सर ने मुझसे पूछ लिया, आप कुछ प्रश्न करने वाले थे? मैंने, जी हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है सर कि क्या मैं कंप्यूटर के अपने व्यवसाय को बंद करके इस नई ट्रेनिंग की फील्ड में काम करना शुरू करूंगा तो क्या मुझे सब कुछ मिल सकता है? सर ने कहा, जी हाँ बिल्कुल मिल सकता है। मैंने, सर कैसे? तो सर ने बड़ा सपाट सा उत्तर दिया और वो उत्तर था, आपके जैसे 50 लोग मेरे से रोज यह प्रश्न पूछते हैं, जब तुम निर्णय लेके बिजनेस को बंद कर दो तब हम बात करेंगे, अन्यथा तुम्हारा और मेरा दोनों का समय खराब करने से क्या फायदा। खैर, जवाब एकदम सपाट था, लेकिन ठीक है, सर ने कहा था। हम लोग वापस आ गए, वापस ट्रेनिंग शुरू हो गई और ट्रेनिंग खत्म होते होते मुझे एहसास हो गया कि मैं सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में हूं। जी हाँ दोस्तों, ये उसी दिन मुझे पहली मुलाकात में ही एहसास हो गया था कि मैं सही गुरु के, सही शिक्षक के सानिध्य में हूं, मैं सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में हूं। और एक ही रात में मैंने अपने 20 वर्ष पुराने कंप्यूटर के व्यवसाय को बंद करने का निर्णय लिया। दोस्तों, निर्णय लेना तो बहुत आसान था। मैंने घर वालों को, परिचितों को, जो व्यवसाय में मेरे साथी थे, सबको इस निर्णय से तत्काल अवगत करा दिया। इस घटना से मैंने जीवन के 3 महत्वपूर्ण सबक सीखे दोस्तों। पहला, सिर्फ सोचने से या मन में बड़ी बड़ी प्लानिंग करने से सपने सच नहीं होते। दूसरा, अगर मैं स्वयं अपनी प्रतिभा, क्षमता और सपनों पर विश्वास नहीं करूंगा तो दूसरों को वही चीज विश्वास कैसे दिला पाऊंगा उन्हीं चीजों के प्रति। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा और विश्वास 100% होना चाहिए। अगर यह 99% है इसका मतलब यह नहीं है। खैर दोस्तों, इसके बाद राजेश सर से फोन पर संपर्क करा। फोन पर संपर्क करने के बाद मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर, जैसा आपने कहा था मैंने अपने व्यापार को बंद करने का निर्णय ले लिया है, बंद कर दिया है। अब आप बताइए मैं आपसे कब मिल सकता हूं जिससे मैं आगे की प्लानिंग कर सकूं। सर ने बड़ा साधारण सा उत्तर दिया, जब आप दिल्ली आए तो हम मिल लेंगे। खैर, मैंने दिल्ली जाने की तारीख तय करी, सर से समय फिक्स करा और तय समय पर सर के पास पहुंच गया। दोस्तों, जब सर के पास पहुंचा तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अगर कहीं और जाके रेडी होके वहां पहुंचूंगा तो हो सकता है लेट पहुंचूं। इसलिए मैंने स्टेशन से सीधे सर के ने जो एड्रेस दिया था वहां पर जाने का निर्णय लिया। मैं स्टेशन पे रेडी हुआ, रेडी होके सीधे सर के पास जो एड्रेस बताया था वहां पहुंच गया और बाहर खड़े होके इंतजार कर रहा था कि जब 10 बजेंगे तब सर से मिलूंगा। लेकिन उसी समय पे सर जॉगिंग करके लौट रहे थे। मुझे अंदाजा नहीं था सर का घर उसी एरिया में है या सर ने मुझे घर पे बुलाया है या घर के पास ऑफिस पे बुलाया, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। तो सर ने मुझे देखा, आप तो 10 बजे आने वाले थे। मैंने, जी हाँ सर, पर मैंने सोचा सर लेट ना हो जाऊं, नया शहर है, तो सीधे आ गया।
कुछ देर बात हुई सर से, फिर सर ने कहा चलो तुम आ जाओ, घर ही चलते हैं, वहीं पे हम बात कर लेंगे। मैं सर के साथ घर गया और नाश्ते के दौरान सर से बातचीत शुरू हुई। मैंने सर को सारा घटनाक्रम बताया कि मैंने किस प्रकार बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है। बस अब आप जैसा बताएंगे उस अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। तो मैंने सर से पूछा कि बताइए सर अब मैं आगे क्या करूं। सर ने तत्काल कहा पढ़ाना शुरू करो। मैंने कहा सर किसे और क्या? सर ने कहा जो आता है उसे और जो सीखने आएगा उसको। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग होगी। मुझे लग रहा था कि वहां पे बैठ के कागज पेन लेके हम कुछ प्लान बनाएंगे, कुछ और चीजें करेंगे, लेकिन सपाट एक एक शब्दों के उत्तर में बात खत्म हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करूं। बात खत्म हो गई, सर से विदा ली और वापस आ गया। सर ने कहा था तुम बस शुरू करो, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। खैर मैं वापस निकला। मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन उस वक्त दिमाग में ज्यादा कुछ आ नहीं रहा था। मैंने वापस उज्जैन आकर थोड़ा समय नेटवर्किंग के अपने बिजनेस को और थोड़ा समय अपनी टीम को ट्रेनिंग के लिए लगाना शुरू करा और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन दोस्तों सोच कुछ रहा था और हो कुछ रहा था। जी हाँ, अचानक से जब बिजनेस बंद करा था तो मेरे सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, क्योंकि जिनसे मुझे पैसे लेने थे वो मुझे दे नहीं रहे थे, लेकिन जिनको देने थे उनको मुझे देना ही था। तो दोस्तों धीरे धीरे वो कर्जा इतना बढ़ गया कि कुछ समझ में नहीं आता था। सुबह उठना, या तो लोग मेरे पास वसूली के लिए आते थे या मैं लोगों के पास वसूली के लिए जाता था। इसी में कब दिन खत्म हो जाता था पता नहीं लगता था। बचे हुए समय में मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे स्थिति कुछ ऐसी होती जा रही थी कि मुझे लगने लगा था कि शायद मैंने अपने जीवन में गलत निर्णय ले लिया है, मुझे इसे चेंज करना चाहिए और अपने पुराने व्यवसाय की ओर लौट जाना चाहिए। खैर दोस्तों, क्योंकि बिजनेस बंद करने के बारे में मैं एक चीज यहां बोलना चाहूंगा, निर्णय हमेशा बहुत आसान होता है कि मैं आज से ये काम बंद कर रहा हूं, लेकिन उसे अमल में लाके आगे बढ़ जाना वो बहुत मुश्किल होता है। और मैं उस मुश्किल रास्ते पे सर के गाइडेंस में चल रहा था। खैर स्थिति कुछ ऐसी थी, ना चुक रहा था ना चुका पा रहा था। मुझे लगने लगा था कि अब कुछ और नया सोचना होगा। खैर जल्द ही मुझे पता लगा कि सर वापस से एक ट्रेनिंग के लिए इंदौर आ रहे हैं। मैंने वापस ऑर्गेनाइजर से संपर्क करा, उस वर्कशॉप को सर के साथ अटेंड करा। ये मेरी सर के साथ दूसरी ट्रेनिंग थी। जी हाँ दोस्तों, उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में जब ट्रेनिंग अटेंड करी, सर से रिक्वेस्ट करी कि सर बहुत बुरी स्थिति चल रही है, आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। सर को सारा किस्सा सुनाया कि अभी की स्थिति क्या है। सर ने कहा ठीक है, कल हम लोग महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन चलेंगे और उसके बाद तुमसे तुम्हारे ऑफिस में बैठ के वहीं चर्चा कर लूंगा। खैर मित्र से मेरे जो मित्र हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, उससे मैंने कार मांगी। कार मांग के मैं सर को इंदौर से रिसीव करा और उसकी कार से लेके सर को लेके उज्जैन गया। महाकाल दर्शन करे, दर्शन करके हम ऑफिस आ गए। ऑफिस आने के बाद बातचीत शुरू हुई। सर ने मुझे सबसे पहला समाधान दिया, एक काम करो, एक ड्राइंग की शीट लो और जितने लोगों को पैसे देने उन सबके नाम और कितने पैसे देने इस लिस्ट पे बना लो। मैंने ठीक है, क्योंकि सब कुछ पता था। धीरे धीरे उस लिस्ट पे पूरे नाम लिख लिए, पैसा लिख लिया। सर ने उसके बाद जो कहा दोस्तों बड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा इसको मेन अपने ऑफिस के मेन दरवाजे के ऊपर चिपका दो। मैंने ठीक है, जब ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना, और सर कह रहे थे तो उसमें जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मैंने ऐसा ही करा दोस्तों, और मेरे उज्जैन के साथियों ने ये सीन सब लोगों ने देखा है कि मेन दरवाजे के बाहर एक शीट चिपकी हुई थी और उस पर लिखा था किस किस को, बैंक को, किस किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है। खैर दोस्तों ये हो गया। इसके बाद मेरी आशा थी कि शायद हम कुछ उस पर काम करेंगे जिनसे पैसे लेना है। सर ने पूछना शुरू करा कि अब आपको किससे पैसे लेने हैं। अकाउंट की सब बुक वुक निकाली, लेकिन सर ने ज्यादा कुछ उसमें देखा नहीं। बोला इन सबको एक डिब्बों में भर लो। मैंने डिब्बों में भरा। डिब्बे में भर के सर ने अचानक से एक ऐसी बात बोली जो मेरे समझ के बाहर थी, निर्मल इसमें सब में आग लगा दो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा इतने साल का कंप्यूटर के काम का, व्यवसाय का हिसाब किताब है, इसमें आग कैसे लगा दो, क्योंकि ये मेरे लिए संभव नहीं था। खैर दोस्तों, मैंने उस समय तो तत्काल कुछ निर्णय नहीं लिया और बस इसी अधूरे मन के साथ में बातचीत पूरी करके हम लोग इंदौर जाने के लिए निकले। और लेकिन तभी मेरी छोटी सिस्टर सुरभि ने ये निर्णय लिया कि इससे फ्री हो जाना ही अच्छा है, और उसने मेरे देखते देखते उस डब्बे में आग लगा दी। मैं हैरान था, परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था।
पूरे रास्ते सर से बहुत थोड़ी सी बात करी होगी और खैर हम लोग इंदौर पहुंच गए, क्योंकि मेरे मन में इस समय ऐसे सवाल चल रहे थे अब क्या होगा। लेकिन रास्ते में एक विचार ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया था, थोड़ी सी एनर्जी दे दी थी कि सिर्फ कागज जलें, और वो भी मुझे मालूम है कि अब मेरे पास अकाउंट नहीं है या उसको प्रूव करने के लिए बिल्स नहीं है, क्योंकि बाकी अकाउंट तो कंप्यूटर में भी था, कुछ कुछ और लिस्ट बनी हुई थी, कुछ और चीजें थी जो लेने देने के कार्य के लिए जैसे हम लोग बिजनेस में बनाते हैं। तो मुझे था कि इन सबको मिला के मैं फिर से अकाउंट बना लूंगा। जब वो विचार मन में आया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, इंदौर पहुंचे, सर को होटल छोड़ा, टर्न करके वापस उज्जैन निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी सर ने अचानक से एक आवाज दी, निर्मल सुनो। मुझे अचानक एक कहानी याद आई, ये सोचा तुमको अभी सुना देता हूं। मैंने कहा जी सर। बोले देखो, कई लोगों को नदी पार करनी होती है, कई लोगों को नदी पार करनी होती है, और नदी पार करने के लिए वे नाव ले लेते हैं, चलाना सीख लेते हैं। सीखने के बाद बहुत मेहनत करके उस नदी को पार करने के लिए नाव चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी नाव से पार नहीं कर पाते हैं। तुम्हें पता है क्यों? मैं विचार कर रहा था, इतने में सर ने बोला क्योंकि वो लंगर हटाना भूल जाते हैं। दोस्तों इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो लंगर हटाना भूल जाते हैं। मुझे उस समय ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया और मैं वापस उज्जैन की ओर निकल गया। दोस्तों जब मैं उज्जैन वापस आ रहा था तो मन में एक ही चीज चल रही थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और ये कहानी घूम रही थी। खैर सर से दूसरी मुलाकात पूरी हुई। मैंने उस दिन ये सोचा कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने रिकवरी में लगने वाला समय पूरी तरह बंद कर दिया और अब सिर्फ एक जगह समय लगाना शुरू करा था, वह था कमाने में और अपने नए बिजनेस को जमाने में। बिल्कुल एकदम गोल मेरा क्लियर था। दोस्तों सर के साथ इस दूसरी मुलाकात ने और इस दूसरी ट्रेनिंग ने मुझे जीवन के 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाए। जी हां दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा, जीवन के 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाए। पहली बात, जब मैंने ये लिस्ट बनाई थी कि मुझे किस किस को कितना पैसा देना है, बेसिकली मैंने अपनी प्रॉब्लम की साइज को फिक्स कर दिया था, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की साइज को फिक्स कर दिया था, क्योंकि उसके पहले तब तक मेरे दिमाग में रहता था देना है देना है देना है और उसका एक प्रेशर रहता था। लेकिन जब मैंने लिस्ट बना दी और उसकी एक बेसिक प्लानिंग कर ली कि किस किस को कितने कितने समय में देने के बाद प्लानिंग कर रही है, तो जब वो पूरी प्लानिंग के साथ लिस्ट बनी तो मेरी प्रॉब्लम की साइज एकदम फिक्स हो गई थी, क्योंकि मैंने रिलेटिव्स को कितना देना है, फ्रेंड्स को कितना देना है, बैंक्स को कितना देना है, इस तरीके से उसको अलग अलग करके उसका पूरा प्लान बनाया था। तो जब हमने लिस्ट बनाई तो मैंने अपनी प्रॉब्लम की साइज को फिक्स कर दिया। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले कागज पेन लेके जब हम उसे क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं तो हम उसकी साइज को फिक्स कर देते हैं, तो उससे बाहर आने के लिए प्लान करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, जब सर ने मेरी दिनचर्या पूछी थी और जब मैंने बाद में उस पूरी कहानी को दोस्तों रिवाइंड करके देखा था, तो मुझे यह समझ में आया था कि मैं नया बिजनेस को सेट करने के लिए तो समय लगा ही कहाँ रहा था, मैं तो पुराने बिजनेस को समेटने के लिए पूरा समय लगाता था, क्योंकि मेरा रिकवरी में, पैसे लेने में, वसूलने में और लोगों के पैसे कैसे चुकाऊं, सारा दिन तो इसी में खत्म हो जाता था। तो मैं समय का सदुपयोग नहीं कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब अपने समय का सदुपयोग करना होगा। बचे हुए समय में नए कार्य को सीखकर सफल होने के लिए फोकस्ड वे में काम करना जरूरी था। दोस्तों दूसरी चीज ये सीखी थी। तीसरा, जब उन्होंने मुझसे सारे अकाउंट्स के कागज जलवा दिए थे, इट मींस कि मैंने दोस्तों अपना जो भूतकाल था, जो बीता हुआ समय था, मैंने उससे अपना नाता काटा था। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, बार बार पीछे देख के जो पीछे चीजें हुई थी उसी को ठीक करने के लिए अपना वर्तमान खर्च कर रहा था, और जब मैं वर्तमान रोज उसमें लगाता था तो भविष्य से जो एक एक दिन मुझे मिलता था उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। तो मेरी प्रॉब्लम वैसी की वैसी आगे बढ़ती जा रही थी। तो दोस्तों मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, सबसे पहली बात, वर्तमान में पूरी शक्ति से काम करना होगा और उसकी दिशा आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग यही कार्य करते हैं, और जब तक हम वर्तमान समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। खैर दोस्तों, तीसरा और अंतिम, जब मैं वसूली कर अपने उधार को उतारना चाह रहा था, तब वसूली में बर्बाद होने वाले समय को मैंने बचाकर अपनी योग्यता के आधार पर कमाने में लगाने के लिए प्रोत्साहित करा।
क्योंकि जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग अपनी क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। वसूली में मैं दूसरों पर निर्भर रहता था कि वो मुझे अगर देंगे तो मैं उतार पाऊंगा। इसकी जगह मैंने क्या करा, अपनी क्षमता से कमाना शुरू करा। जब मैंने कमाना शुरू करा तो मैंने चुकाने के लिए पूरा सही प्लान बनाना शुरू करा। तो अब दोस्तों गोल अचीव होने लगे थे, क्योंकि जब आप गोल अचीव करते हैं तो अपनी क्षमता पर आधारित होना चाहिए, वो दूसरों की क्षमताओं को लेके आप प्लान नहीं कर सकते हैं। तो दूसरों से मिलने वाले सहयोग पर अगर मैं आधारित रहता तो और पीछे चले जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश सर से तीसरी मुलाकात के लिए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही दिन बीते थे कि मेरे मित्र का, मिस्टर भूषण का, मेरे पास एक दिन रात को लगभग 12 बजे के आसपास फोन आया। आप भोपाल में हैं क्या? मैंने जवाब देने की जगह प्रश्न करा, आप बताइए ना सर क्या काम है। तो सर ने कहा, नहीं, अगर आप भोपाल में होते तो कल सुबह 7:30 बजे राजेश सर पहुंच रहे हैं भोपाल, उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करना है। मैं उज्जैन में था, पर मैंने हामी भर ली क्योंकि सर से मिलने का मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता था। खैर, मैं सुबह 7:30 बजे पहुंचने के लिए 4 बजे घर से उज्जैन से निकला। छोटी सिस्टर मेरी साथ में होली, सुरभि को साथ में लिया। हम दोनों जने भोपाल पहुंचे। तय समय पे 7:30 बजे सर को रिसीव करा। सर को रिसीव करके न्यू मार्केट में एक रेस्टोरेंट पर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि सर उस समय ब्रेकफास्ट लेना चाहते थे। वहां जाते जाते सर से बातचीत शुरू हुई। उतनी देर में मैंने सारी बातें सर ने मुझसे पूछी थी, सारी बातें उनको बता दी कि अभी आजकल काम कैसा चल रहा है, मैं कैसे काम कर रहा हूं। और दोस्तों, यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन 28 सितंबर 2007 को सर ने मुझे ट्रेनर बनने के लिए, जो मेरा गोल था, मैं जो ट्रेनर आज जिस रूप में आपसे बात कर रहा हूं, यह बनने के लिए मैंने 28 सितंबर 2007 को एक पहली अपनी गोल शीट बनाई। अपने लक्ष्य को निश्चित करने में सर ने मुझे मदद करी। मुझे यह एहसास कराया कि अगर इस लक्ष्य को पाना है तो मुझे कौन कौन से कौशल, कौन कौन से स्किल्स सीखना होंगी और कैसे उन स्किल्स को सीखकर वहां तक पहुंचा जा सकता है। उसमें लगने वाले नॉलेज के ऊपर बात करी। इसके बाद जब भी सर से बात होती थी, एक चीज तय थी। सर का एक प्रश्न बड़ा कॉमन था, अच्छा निर्मल, ये बताओ तुम्हारे अगले 5 लक्ष्य कौन से होंगे? और मेरे मन में जो भी होता था मैं सर को बता देता था। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सर ने अचानक टोक दिया कि निर्मल, तुम्हारे तो हर बार लक्ष्य बदल जाते हैं। अगर ऐसे लक्ष्य बदलते रहोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? उस दिन मैंने थोड़ा सा कुछ सोचा, ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने एक बात तय करी कि मैं सर को जो भी बताऊंगा उसको अब याद रखूंगा, जिससे ये गलती दूसरी बार ना हो। तो मैं जो सर को बोलता था मेरे अगले लक्ष्य क्या हैं, मैं उन लक्ष्यों को याद रखता था। जब अगली बार सर पूछते थे तो तत्काल तोते की भांति फटाफट दोहरा देता था। लेकिन एक दिन कुछ और ही हुआ। सर ने वापस से वही प्रश्न करा, तुम्हारे अगले 5 लक्ष्य क्या हैं? तुम्हारे अगले टॉप 5 गोल कौन से हैं? मैंने बताया तो सर ने एक गोल को पकड़ा, निर्मल, ये तो 31 दिसंबर तक पूरा करना था, तो तुम आज भी इसे बता रहे हो, तो क्या हुआ? ये कैसे छूट गया? ये क्यों नहीं हुआ? मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मेरे लिए एक नया प्रश्न था। खैर, मैंने तत्काल जवाब दिया। मैंने, सर वो मेरे मित्र जो हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा था, भूषण जी और दीपक जी ने मुझे इस तरह से मदद नहीं करी, उन्होंने ऐसा हुआ था, फिर ऐसा नहीं हुआ, और मैंने सारी चीजें बता दी। सर थोड़ा सा मुस्कुराए और मुझे बोले कि तुमने मेरी नई पोयम सुनी या नहीं? मैंने, सर कौन सी? सर ने कहा, मैं और मेरे सपने। मैंने कहा, नहीं सर, मैं समझ गया था कुछ सर बताना चाह रहे हैं। सर ने पोयम गाना शुरू कर दी और सर ने इतने अच्छे से वो पोयम सुनाई, मुझे अभी तक कानों में वो आवाज गूंज रही है। मैं वही सपने देखता हूं जिन्हें खुद पूरा कर सकूं, उतनी ही इच्छाएं रखता हूं जिन्हें अपने दम पर भर सकूं। लेकिन अगर निर्मल तुम मुझसे कुछ दिन पहले मिल जाते तो शायद मैं इस पोयम को किसी दूसरे अंदाज में लिख देता। मैंने, दूसरे अंदाज में लिख देते कैसे? मन में ये प्रश्न चल ही रहा था कि सर ने वापस से उसी पोयम को दोहराना शुरू कर दिया। मैं वही सपने देखता हूं जिन्हें भूषण और दीपक पूरा करा सके। पहली लाइन में ही मुझे समझ में आ गया था सर क्या बोलना चाह रहे। उतनी ही इच्छा रखता हूं जिन्हें भूषण और दीपक के दम पर पूरा कर सकूं। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध था, मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैसेज अंदर तक बैठ गया था। एकदम सारी चीज समझ में आ गई थी कि क्या हुआ। एक दिन अचानक से सर का फोन आया और मुझसे कहा, तुम 2-3 दिन के लिए दिल्ली आ सकते हो? मैंने, जी जरूर सर।
जब मैं दिल्ली पहुंचा, अगले दिन ही दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने पे सर ने मुझे बताया कि दिल्ली के एक बहुत अच्छे स्कूल, लवली पब्लिक स्कूल LPS में 3 दिन की सर की टीचर्स ट्रेनिंग की वर्कशॉप है और मुझे वहां पे कोऑर्डिनेटर का रोल निभाना था। मैंने तत्काल हामी भरी और सर के साथ वहां पे ट्रेनिंग में जाना शुरू कर दिया। दोस्तों 2 दिन कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं लगा। तीसरे दिन लंच टाइम पे सर ने मुझसे अचानक कहा कि निर्मल, आने वाले सेशन को, 20 मिनट के सेशन को तुमको लेना है, तुम कर पाओगे? मेरे लिए दोस्तों ये डरावना सुखद सपने जैसा था। हाँ जी, दोनों बातें थी इसमें, डरावना भी था और सुखद सपना भी था, क्योंकि डर इस बात का था कि सर के सामने मुझे ट्रेनिंग देने की तैयारी करनी थी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन सर से के साथ में उनका स्टेज शेयर करना, इससे बड़ा मेरे लिए क्या गोल हो सकता था, क्या सपना हो सकता था। तो वह चीज मेरे लिए बहुत सुखद थी। मैंने लेकिन निर्णय लिया कि नहीं, आज ये मौका नहीं छोड़ूंगा। और लंच खत्म हुआ सर, उसके बाद सर ने मुझे एक टॉपिक बता दिया था किस पे मुझे बात करनी है। मैंने उस पे बात करना शुरू करी। लगभग 20 मिनट पूरे होते होते सर की तरफ देखा, सर ने बोला कंटिन्यू करते जाओ। मैंने कंटिन्यू करा और टॉपिक खत्म हुआ। टॉपिक खत्म होने के बाद मेरी आंखें सब पार्टिसिपेंट से हटके सर की ओर गई, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था ठीक हुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैंने देखा सर बहुत खुश होकर तालियां बजा रहे थे। दोस्तों मुझे बहुत, मैं आपसे बता नहीं सकता हूं कितनी खुशी हुई थी उस सीन को देख के। उसके बाद मैंने सारे टीचर्स की ओर देखा। सर ने जब क्लैप करा तो बाकी सभी टीचर्स भी क्लैप कर रहे थे। मुझे लगा चलो आज बहुत अच्छा हुआ। खैर सेशन खत्म हुआ, वहां से वापस जाने के लिए निकले। लेकिन जैसे ही वापस जाने के लिए निकले, मेरे लिए एक नया सरप्राइज तैयार था। सर ने कहा कि निर्मल, तुम्हें याद है हमारा लक्ष्य क्या था? मैंने जी हाँ सर। तो तुम 9-10-2010 तक ट्रेनर बनना चाहते थे और आज 5-10-2010 तक ही तुम ट्रेनर बन चुके हो। और अपने मन से ज्यादा तो मैं उसके लिए तुमको कौन सा स्टेज दे सकता था। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं और ज्यादा खुश था क्योंकि सर की तरफ से बधाई मिली थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी सर ने कहा, मैं एक चीज सोच रहा था निर्मल, जो तुम बोल रहे थे तुम उसमें मौजूद थे क्या? दोस्तों है ना, मैंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन सर मेरे मन में क्या चल रहा है शायद ये समझ गए थे। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था तुम बोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जो तुम बोल रहे थे क्या तुम उन सभी चीजों को अपने जीवन में उसका पालन करते हो? खैर मैं जब तक इसकी गहराई को समझता तब तक सर ने उसके अगली चीज बोली, देखो मेरे अनुसार अगर तुम उसमें मौजूद नहीं थे तो तुम अच्छे वक्ता बन चुके हो। अच्छा ट्रेनर वह होता है जो अपने अनुभव के आधार पर बोलता है, जो चीज वो अपने जीवन में काम में लाता है। दोस्तों ये मेरे जीवन का सबसे बड़े सबक में से एक था। जो अपने जीवन में काम में लाता है, जो वह अनुभव करता है, वही बताता है। खैर मेरी खुशी अब एक सोच में बदल गई थी। लेकिन तभी सर ने अगला प्रश्न करा, चलो अगर मान भी लिया कि तुम उसमें मौजूद थे, तुम ट्रेनर बन गए, तो अब यहां से जाने के बाद तुमको अपना एक कार्ड छपाना होगा जिसपे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा पता होगा, तुम्हारा फोन नंबर होगा, तुम क्या करते ये होगा। तो अपने नाम के नीचे अपना पदनाम क्या लिखोगे? मोटिवेशनल स्पीकर। मैं कुछ बोलता उसके पहले ही सर ने बोला, नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तो तुम्हें मोटिवेशन के लिए मेरे पास आना पड़ता है। तो अगर तुम्हें मेरे पास आना पड़ता है तो तुम अभी मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं बने। दोस्तों इस अंतिम प्रश्न के साथ मेरी उस दिन 3 दिन की वर्कशॉप समाप्त हुई और रात की ट्रेन से मैं वापस उज्जैन आ गया। इस वाली वर्कशॉप में दोस्तों मैंने अपने जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण नए सबक सीखे। दोस्तों वो 4 सबक में से पहला सबक था, कई बार आपके गुरु जो होते हैं वह आपकी परीक्षा लेकर यह देखना चाहते हैं कि आप उनसे अगली चीज लेने के लिए कितने तैयार हैं, उनसे सीखने के लिए कितने समर्पित हैं। दूसरी बात, अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो 24 घंटे आपको अपने लक्ष्य के साथ रहना होगा। आपने क्या लक्ष्य बनाया था, क्या उसकी डेडलाइन बनाई थी, उसके लिए क्या प्लानिंग बनाई थी, सब कुछ 24 घंटे आपके साथ रहना चाहिए। दूसरा, अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप ट्रेनर हैं, अगर आप किसी और का लक्ष्य बनवाते हैं, तो आपको यह भी याद रखना होगा कि मेरा जो स्टूडेंट है उसका मैंने लक्ष्य क्या बनवाया है और वो अपने जीवन में उसको कैसे अचीव करेगा, उसकी प्लानिंग, उसकी डेडलाइन, उसकी तारीख, ये सब भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। जितना आप स्वयं के लक्ष्य को महत्व देते हैं उतना ही महत्व आपको अपने स्टूडेंट के लक्ष्य के लिए भी देना होगा। तीसरा, अगर आप किसी को किसी बात की सलाह देना चाहते हैं,
आप कोई सीख देने लायक बनना चाहते हैं, आप उसे किसी विषम परिस्थिति में से बाहर निकालने में मदद करना चाहते हैं, तो दोस्तों सिर्फ उतना बताइएगा जितना आपने खुद ने अनुभव करा हो। जी हाँ, अगर आप उसमें मौजूद हो तो आप किसी को उस चीज के लिए गाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी पर कमेंट तब कर सकते हैं जब आपने उसके बराबर वाले स्थान को पा लिया हो, वो जिस लेवल पे, उस लेवल तक आप पहुंच गए हो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था दोस्तों स्वयं का साक्षात्कार करना। जी हाँ, स्वयं का साक्षात्कार करना, क्योंकि जब सर ने ये कहा था अपने नाम के नीचे क्या लिखोगे, तब मुझे अपने आप से बात करनी थी दोस्तों, और अपने आप से बात करके यह निकालना था कि मैं किस तरीके से अपने आप को बाजार में सेट करना चाहता हूं, किस तरीके से अपनी स्किल्स को लेके कहां तक पहुंच पाया हूं जिससे अपने सपनों को, अपने गोल्स को पूरा कर सकूं। खैर, तुम किस तरह याद रखे जाना चाहोगे, यह भी सर ने मुझसे एक प्रश्न करा था। तो ये जो स्व साक्षात्कार होता है, ये हमें जीवन में सही रास्ता दिखाता है। दोस्तों वैसे तो बाल्टी में पानी भरना, 20 मिनट में तैयार होना, पानी के पाइप को फोल्ड करके रखना, छोटी छोटी चीजों को संभालना, संभाल के ढंग से काम करना, ऐसी हजारों बातें सर से सीखी थी। अगर मैं सब कुछ आपको बताना चाहूंगा तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा जो मैंने सर से सीखा है। कई एपिसोड ऐसे लग सकते हैं, लेकिन इतना सा बोल सकता हूं, आज मैं जहां तक भी पहुंचा हूं, जितने भी लोगों के साथ काम कर पा रहा हूं, यह सब सर की सीखी हुई बातों की वजह से ही संभव हो पाया है। और इस वीडियो के माध्यम से सर को भी गुरु पूर्णिमा की विश करना चाहूंगा, रिस्पेक्टेड भाभी को भी गुरु पूर्णिमा की विश करना चाहूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, इससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। इसी विचार के साथ अभी विदा लेता हूं। याद रखिएगा, हम करते नहीं हैं, हम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।